students, I hope you will be fine. Today I will start chapter number 1, Life Process, third part of class 10th biology. Digestive system. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसका डाइजेशन कैसे होता है. ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म. देखो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते. उनको वो फूड कहाँ से लेते हैं, ग्रीन प्लांट से. और ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स के फूड को भी. ह्यूमन्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. जो ह्यूमन्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म में लेते हैं फूड को, अपने सॉलिड फॉर्म में. सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो फूड लिया जाता है, दिस फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, कि जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेता है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, फूड्स. ठीक है, और उस फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. तो जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों जो हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं. दीज कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म. देखो जो डाइजेशन का मतलब क्या है, कि एनर्जी नहीं देना. डाइजेशन का मेन पर्पज़ क्या है, कि जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना. ठीक है, तो डाइजेशन का ही मीनिंग क्या है, डाइजेशन का मीनिंग होता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, के न्यूट्रिशन को सिंप्लीफाई करना, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट से सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना. ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है उसको किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में. ठीक है, और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में, और जो फैट्स होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना. तो ये कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है इसको सिंप्लीफाई. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. देखो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एंड मैनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और उसमें काफ़ी सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब. जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक लंबी सी ट्यूब है विद मस्कुलर वॉल, और वो उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या है, मसल्स की हैं, एंड वेरिंग डायमीटर. देखो उसका जो डायमीटर होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है. जैसे कि ओसोफेगस की जो डायमीटर है वो डिफरेंट है, स्टमक का जो डायमीटर है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो सब क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस. और ये माउथ से और एनस से की ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. व्हेन अनकॉइल्ड, अगर हम उसको अनकॉइल करें, अभी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, अगर जब मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगी तो वो क्या है, काफ़ी कॉइल्ड हुई हुई है, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर, मतलब काफ़ी कॉइल्ड हुई हुई है. ठीक है, काफ़ी क्लोज है. लेकिन अगर हम उसको अनकॉइल्ड करें, मतलब सीधा करें, तो उसकी लेंथ कितनी है, द एलिमेंट्री कैनाल मेजर नियरली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब इन विच द डक्ट ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. देखो अगर हम उस एलिमेंट्री कैनाल जो कॉइल्ड हुई हुई है, अगर उसको हम अनकॉइल करें, उसको पूरा खोलें, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लगभग 9 मीटर की होगी. ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ का सिक्रेशन करते हैं, जैसे एंजाइम्स या हार्मोन्स वगैरह का. द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स. और जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. और जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि माउथ है, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या करेंगे, अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंट परफॉर्म करेंगे. कोई किसी चीज़ में वर्क करेगा, कोई कुछ वर्क करेगा. तो जो हमारे वो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं, माउथ है सबसे पहला, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है वो है माउथ. फिर उस बकल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी. ठीक है, फिर फेरिंग्स, फिर ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक है. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, जो माउथ से और एनस तक की जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक. इसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि माउथ है. ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर हमारा जो बकल कैविटी है, फिर फेरिनेक्स है, फिर ओसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप. ठीक है, फूड पाइप. फिर उसके बाद क्या है, हमारा स्टमक, फिर पेनक्रियाज. देखो स्टमक से नीचे क्या है, पेनक्रियाज. ठीक है, फिर ये क्या है, लीवर, और इसके अंदर जो ये
दिख रही है आपको, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर है ये। फिर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस वगैरह, ये सब क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये एक ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। और ये सारे जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो जो हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है, उसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, तो वो किस में करेगा, ग्लूकोज में। जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड में, और जो फैट्स है वो फैटी एसिड में, ठीक है। फिर है जो हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सबसे फर्स्ट जो ऑर्गन है वो है माउथ। देखो नंबर 1 डाला हुआ है, माउथ इज़ द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच गिव पैसेज फॉर इंजेशन ऑफ फूड। देखो जो हमारा माउथ है वो सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, इंजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। इट इज़ गार्डेड इट इज़ गार्डेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स एंड ओपन इनटू अ चेम्बर और कैविटी कॉल बकल कैविटी। देखो जब हम हमारा जो माउथ है उसको किसने गार्ड किया हुआ है, टू हमारे लिप्स ने, ठीक है। जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो एक चेम्बर में, कैविटी में ओपन होगा, जिसको बोलते हैं हम बकल कैविटी, ठीक है। फिर सेकंड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है वो है बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। बकल कैविटी हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। जो हमारी बकल कैविटी होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारे फूड को इंजेशन करने में, फूड को लेने में हेल्प करती है। द जॉज बियर टीथ, देखो जो हमारे माउथ होता है उसमें 2 जॉज होते हैं, एक जबड़े होते हैं, एक लोअर जॉ, एक अपर जॉ, ठीक है। जो हमारा लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, और जो हमारा अपर जॉ होता है वो स्टेशनरी होता है। बोथ अपर एंड लोअर जॉज आर प्रोवाइडेड विद टीथ। देखो जो हमारे लोअर और अपर जो टीथ होते हैं उनमें क्या होते हैं, सॉरी, जो हमारे अपर और लोअर जॉज होते हैं उनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो हाँ, जो हमारे टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। उन जो फर्स्ट जो हमारे टीथ होते हैं इंसीजर, जिसको बोलते हैं फ्रंट और फ्लैट टीथ। देखो जो वो फ्रंट के सामने वाले जो दांत होते हैं ऐसे फ्लैट शेप होती है उनकी, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फूड को कटिंग करने में हेल्प करते हैं, जो इंसीजर होते हैं। फिर उसके बाद कैनाइंस जो है वो इंसीजर से नेक्स्ट वाले टीथ होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, वो इस तरह की शेप होती है उनकी, नुकीली टाइप, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फूड को टीयरिंग करने में। उसके बाद है प्री मोलर्स, जो है वो कैनाइंस के नेक्स्ट होते हैं, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे फूड को ब्रेकिंग करने में। फिर उसके बाद है मोलर्स, मोलर्स जो है वो प्री मोलर्स से बाद होते हैं, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग टीथ है, मतलब फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए जो ये पॉइंटी टीथ होते हैं ये कार्निवोर्स के माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे पॉइंटी टीथ, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी शार्प होते हैं और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फूड को टीयरिंग करने में, ठीक है। तो जितने भी कार्निवोर्स एनिमल होते हैं उनमें ये कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो फूड को टीयर करने में हेल्प करेंगे। इंसिजर जो है वो हार्बीवोर्स एनिमल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फ्लैट टीथ होते हैं, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फूड को कटिंग करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद फिर जो ये दोनों के दोनों ये ओमनीवोर्स एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक ओमनीवोर्स एनिमल है, ठीक है। उनकी जो माउथ है उसमें इंसीजर भी, कैनाइंस भी, मतलब कटिंग में भी, टीयरिंग में भी, उन सब में हेल्प करेंगे। तो मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ, टाइप्स के टीथ जो है वो किस टाइप के होते हैं। तो देखिए हमारे डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं सामने वाले, वो इंसीजर होते हैं, और देखो नंबर में कितने होते हैं, मैं आपको भी काउंट करके दिखाऊंगी। नंबर में 1 2 3 4। फिर उसके बाद जो हमारी ये लोअर जॉ है और ये अपर जॉ है। जो लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है। फिर उससे नेक्स्ट जो पॉइंटेड टीथ दिख रहे हैं वो कैनाइंस है, एक इधर है और एक इधर है, ये पॉइंटेड टीथ। फिर जो है प्रीमोलर जो है वो 2 है, देखो 2 इधर है और 2 ही इधर की साइड है, और जो मोलर्स होते हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो ये इंसिजर है, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो जो डेंटल फार्मूला होता है वो इंसीजर जो है वो देखो आई, इंसीजर को आई से डिनोट करते हैं 2/2, कैनाइंस को सी से डिनोट करते हैं 1/1 होता है, प्रीमोलर जो है वो 2/2, और मोलर जो है वो 3/3। एक जॉ की बात चल रही है, ठीक है। फिर लोअर जॉ में अगर इतने हैं तो अपर जॉ में भी सेम होंगे। तो देखो टोटल कितने होंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 3 10 + 6 16। तो टोटल जो हमारे एक जॉ में वो 16 टीथ है। देखो इन ईच जॉ पॉजेज टोटल 16 टीथ एंड 32 परमानेंट टीथ। देखो हमारे दोनों अपर एंड लोअर जॉ में टोटल जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं परमानेंट वो 32 होते हैं। उसके बाद देखिए टंग। टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन स्पीक, डिटेक्ट टेस्ट, फूड मिक्स विद सलाइवा एंड स्वेल।
देखो जो हमारी टंग होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बोलने में, ठीक है, और टेस्ट को डिटेक्ट करने में, क्योंकि जो हमारी टंग होती है उसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे जो फूड होता है उसका टेस्ट को डिटेक्ट करने में, पहचान करने में, टेस्ट पता चलता है। उसके बाद है जो टंग होती है वो हमारा जो सलाइवा होता है, जो हमारे माउथ में लिक्विड सिक्रेट होता है, थूक, उसको अच्छे से फूड में मिक्स करने में हेल्प करते हैं, और यहाँ तक कि वो निकलने में भी हेल्प करते हैं। कौन? टंग। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बकल कैविटी। देखो जो डाइजेशन होता है हमारा स्टार्ट, वो बकल कैविटी से ही हो जाता है स्टार्ट, क्योंकि जब तक हम फूड अगर माउथ में नहीं डालेंगे तो डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको याद रखना है जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? बकल कैविटी से। सिलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बकल कैविटी। देखो हमारे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, जिसको बोलते हैं सिलेवरी ग्लैंड। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारा बकल कैविटी में, मतलब ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये हमारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है किसमें? बकल कैविटी में, ठीक है, जहाँ पे डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? बकल कैविटी में। और यहाँ पर बकल कैविटी में हमारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा थ्रू डक्ट ट्यूब। डक्ट को क्या बोलते हैं? ट्यूब। देखो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? सलाइवा, जो कि डक्ट में, ट्यूब में सिक्रेट होता है। और सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा कंटेन वाटर, सॉल्ट एंड एन एंजाइम। देखो जो सलाइवा होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ तक कि एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। टाइलिन। तो देखिए जो हमारा स्लैवरी जो ग्लैंड्स होता है उससे क्या चीज़ सिक्रेट होता है? सलाइवा, जो डक्ट में सिक्रेट होता है, और उसके अंदर वाटर और सॉल्ट्स और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम को क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। तो आपको याद रखना है जो बकल कैविटी में हमारा जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, वो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? सलाइवा, और उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। यही हमारा क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सिलेवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट पार्शली। देखो जो अब हमने जैसे कि फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो वो पार्शली हाफ कुछ हद तक वो डाइजेस्ट कहाँ पर हो जाएगा? बकल कैविटी में। और कौन सा एंजाइम उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? सिलेवरी अमाइलेज, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है? सिलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। फिर उसके बाद एंजाइम क्या होता है? एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट दैट स्पीड अप रिएक्शंस। देखो जो एंजाइम है एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है फेरेनिक्स, किसको बोलते हैं? फेरेनिक्स। द फेरेनिक्स इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनल। देखो जो हमारा फेरेनिक्स होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है, फनल की शेप का होता है। सर्व एज पैसेज वे फॉर द फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू द ओसोफेगस फूड पाइप। तो ये जो फेरेनिक्स होता है वो एक फूड को लेके जाने का एक पैसेज है, ठीक है, वे है कि जो बकल कैविटी से और ओसोफेगस में जो हेल्प करेगा लेके जाने में, वो कौन है? फेरेनिक्स है। फिर उसके बाद है ओसोफेगस, किसको बोलते हैं? ओसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। तो ओसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ठीक है। तो ओसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो ओसोफेगस होता है वो एक लंबी सी ट्यूब होती है, देखो इस तरह की, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, लाइक दिस, ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब होती है ओसोफेगस फूड पाइप की। फिर देखना है विच सर्व्स टू कैरी द फूड फ्रॉम फेरेनिक्स टू द स्टमक, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है? ओसोफेगस फेरेनिक्स से, और जो स्टमक तक जो फूड जाता है तो उसको किसको कौन हेल्प करता है? ओसोफेगस लेके जाता है। द वॉल ऑफ ओसोफेगस इज हाईली मस्कुलर। जो ओसोफेगस की जो वॉल होती है वो काफ़ी मस्कुलर होती है। ओसोफेगस इज नॉट कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड। देखो एक हमारा ऑर्गन है ओसोफेगस जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो फूड को कैरी करता है, ठीक है, बकल कैविटी से, मतलब फेरेनिक्स से और स्टमक तक हेल्प करता है, वो फूड को कैरी करता है, वहाँ पे डाइजेशन को कुछ नहीं होगा। इट एग्जिबिट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? जो फूड स्टमक में जाता है, ठीक है, तो कौन से मूवमेंट से जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेस्ट निकालते हो, पीछे से ऐसे पकड़ते हो, तो जहाँ पर पेस्ट होता है, टूथ पेस्ट जो होता है वो जैसे कि यहाँ पे पड़ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और पीछे से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही पेस्ट नीचे जाता रहेगा, तो वैसे हमारा फूड भी ऐसे ही करता है कि जैसे कि हमारा जो फूड है ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे से ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये क्या होगा, रिलैक्स हो गया। फिर ये फूड नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, पीछे से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट को, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसमें ओसोफेगस में, फूड पाइप में, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जब वॉमिटिंग आती है, ठीक है, तो स्टमक से और माउथ तक आएगी, तो ओसोफेगर फिर कौन सा मूवमेंट करेगा, फिर एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो अगर फूड हमारे बकल कैविटी से और वो स्टमक तक जाएगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर, और अगर वॉमिटिंग होगी मतलब जो स्टमक से हमारा फूड जो है वो माउथ में आएगा, बकल कैविटी में, तो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आएगा। फिर है हमारा स्टमक। द स्टमक इज अ सी शेप एंड जे शेप्ड मस्कुलर सैक इसको बोलते हैं, बैग को, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑफ एब्डोमेन। देखो जो हमारा स्टमक होता है वो सी शेप का भी होता है, फिर जे शेप का भी होता है, एक बैग होता है, एक मस्कुलर बैग होता है जो कि हमारे लेफ्ट साइड में होता है, एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। जो हमारे जैसे लंग्स वगैरह है तो हमारे कौन सी कैविटी में है, जो डायफ्राम होता है उससे जो ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जिसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं, और जो हमारा डायफ्राम से नीचे वाले जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारा स्टमक वगैरह होता है वो कौन सी कैविटी में आता है, एब्डोमिनल कैविटी में। और जो हमारे लंग्स वगैरह होते हैं वो कौन सी कैविटी में आता है, चेस्ट कैविटी, मतलब थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जो स्टमक होता है वो जे शेप का और सी शेप का कैसे होता है। तो देखिए ये सी शेप का भी लग रहा है और यहाँ से जे शेप का भी मतलब लग रहा है। मतलब क्या है कि मोस्टली जो स्टमक होता है उसकी जो शेप होती है वो ज़्यादा आप पढ़ेंगे जे शेप का होता है, लेकिन सी शेप का भी होता है। जो स्टमक होता है वो सी शेप का है, जे शेप का होता है, और एक मस्कुलर बैग होता है जो फूड को स्टोर करता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीच इनटू द स्टमक। देखो पार्शली क्यों बोला है, क्योंकि हमारे बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी हद तक वो डाइजेस्ट होगी, तो अभी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, तो जो पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, स्टमक में जाएगा। नाउ फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्टमक। अब हमारा जो डाइजेशन होगा और जो बचा हुआ फूड है वो कहाँ पर होगा, स्टमक में। द स्टमक सर्व्स 4 मेन फंक्शन। जो हमारा स्टमक होता है वो 4 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखना है फर्स्ट जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड। जो फूड स्टोर होता है वो हमारे स्टमक में स्टोर होता है। मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, पार्शियली डाइजेशन, फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है स्टमक का वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन। जो देखो जो फूड होता है वो हमारा स्टोर कहाँ पर होता है, स्टमक में, और अलग अलग ड्यूरेशन में होता है, टाइम पर। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट होता है वो 1 to 2 आवर होता है हमारे स्टमक में। प्रोटीन जो है वो 3 आवर्स डाइजेस्ट होती है, और जो फैट होता है वो 3 to 6 आवर्स स्टमक में स्टोर रहता है। तो इसलिए अगर हम कोई भी ऑयली चीज़ खा लें, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब भूख ही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो स्टमक में ही अभी 3 to 6 आवर्स उसको स्टोर रहना है। तो फैट जो है वो काफ़ी टाइम में डाइजेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। देखो जो हमारे स्टमक का जो वॉल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। देखो वॉल ऑफ स्टमक अंडरगोज पीरियोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो हमारे स्टमक की जो वॉल होती हैं वो पीरियोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं, देखो ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है, सो दैट द फूड गेट चर्न एंड मिक्स थ्रोली विद द गैस्ट्रिक जूस। देखो जब हमारा जो ये मस्कुलर, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, तो वो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहेगा, तो उसकी वजह से जो हमारा फूड है वो गैस्ट्रिक जूस की में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है, पार्शियली डाइजेशन। स्टमक पॉसेज ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग इनर सरफेस ऑफ इट्स वॉल। देखो जो हमारा स्टमक होता है वो एक काफ़ी सारे उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक की वॉल पर। देखो जैसे कि स्टमक है यहाँ पे, जैसे कि क्या है, हमारा स्टमक है, तो इसके स्टमक की वॉल पर काफ़ी सारे क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या चीज़ सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। तो देखना वो कौन सी गैस्ट्रिक जूस है,
3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक। देखो जो हमारा स्टमक होता है उसमें कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 3। ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? जो कोई चीज़ सिक्रेट करते हैं, जैसे हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं। दीज ऑल दीज सिक्रेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। देखो हमारे जो स्टमक की वॉल होती है वो 3 टाइप्स के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको सिक्रेट करता है, और जब उन 3 टाइप्स के ग्लैंड्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो स्टमक के अंदर जो स्टमक की वॉल होती है उनमें क्या होता है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्लैंड्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या चीज़ सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो है वो कितने टाइप्स का है? पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट किसको करता है? प्रोटीन को। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है, बायोकैटेलिस्ट है, जो रिएक्शन को फास्ट करेगा और वो क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो एसिड में डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, फिर म्यूकस क्या होता है? अब देखो जैसे कि ये स्टमक है, तो इसके स्टमक की वॉल पर एक म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस रहता है। वो क्या करता है? म्यूकस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो म्यूकस होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द एक्शन ऑफ HCl। देखो जो म्यूकस होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? वो म्यूकस जो है वो सिक्रेट हो रहा है यहाँ इसकी स्टमक की वॉल से, और हमारे जो स्टमक होता है उसमें HCl है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हमारे स्टमक की वॉल पर म्यूकस नहीं है तो जो हमारा HCl है वो क्या करेगा? हमारे स्टमक को हार्म करेगा। ठीक है, जो हमारे स्टमक की वॉल है वो पूरी डैमेज हो जाएंगी। तो उस HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस अटैच रहता है किसकी? स्टमक की वॉल पर। उसके बाद देखिए HCl जो है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl प्रोवाइड द एक्शन एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक। देखो जो HCl होता है वो स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि फूड जो है वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाए। फिर HCl क्या करता है, और दूसरा फंक्शन क्या होता है? HCl एक्टिवेट हम किसको बोलते हैं? स्टार्ट को। HCl एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन। देखो जो एंजाइम ये पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट करेगा अमीनो एसिड में जब HCl सिक्रेट होगा, और HCl सिक्रेट जब होगा तो वो एंजाइम जो पेप्सिन होता है उसको स्टार्ट करेगा वर्क करने के लिए, तभी पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म में। उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन है स्टमक का वो क्या है? फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्टमक रेगुलेट द फ्लो ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो हमारे अभी भी हमारा जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, क्योंकि हमारे जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट होगी, कुछ स्टमक में डाइजेस्ट होगी, फिर उसके बाद प्रोटीन जो है वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होगी। अभी हमारा जो फैट है, जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स अभी आपने पीछे पढ़ा है, वो फैट भी बचा है, तो अभी फैट अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो फैट अभी रहता है, तो इसका मतलब हमारा क्या है? अभी फूड अनडाइजेस्टेड है, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड है। ठीक है, अभी रहता है। तो हमारा जो अब जब हो गया प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, अब जो स्टमक से जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर नेक्स्ट देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज़ नैरो ट्यूब ऑफ अबाउट 6 मीटर टू 6.5 मीटर। देखो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी नैरो होती है। ठीक है, ब्रेथ में वो काफ़ी नैरो होती है, और उसकी जो लेंथ होती है, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला इसका नाम? क्योंकि वो ब्रेथ में क्या होती है? काफ़ी नैरो होती है। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो लार्जेस्ट पार्ट क्यों बोला? क्योंकि जो उसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 6 मीटर से या 6.5 मीटर। वैसे मोस्टली 6 मीटर दिया होता है, लेकिन कहीं पर 6.5 मीटर भी होंगी। लाइज कॉइल्ड इन द एब्डोमेन कैविटी। देखो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी कॉइल्ड हुई है, ऐसे काफ़ी कॉइल्ड हुई है, और कौन सी कैविटी में? एब्डोमिनल कैविटी में। द स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वेरीज इन डिफरेंट एनिमल डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है हर एक एनिमल के अंदर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, कि वो क्या चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, लॉन्गर इन द हार्बीवोर्स विच ईट ग्रास। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो हार्बीवोर्स एनिमल में ज़्यादा होगी, एंड शॉर्टन इन कार्निवोर्स एनिमल विच ईट मीट। देखो और जो छोटी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन वो किस में होगी? कार्निवोर्स में, क्योंकि वो मीट खाते हैं। वो ऐसा क्यों? लॉन्ग intestine of herbivores is helpful in digestion of cellulose. Meat is
डाइजेस्ट इजीली, क्योंकि जो लंबी इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोर्स एनिमल में, तो जो ग्रास होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए इसमें जो जितने भी हार्बीवोर्स एनिमल हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, और जो कार्निवोर्स एनिमल हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हार्बीवोर्स एनिमल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटी होती है। तो ग्रास कंटेन सेल्यूलोज, digestion in small intestine begin from by conversion of acidic medium into alkaline medium. Alkaline medium किसको बोलते हैं, बेसिक मीडियम, by the action of secretion from the liver and pancreas. तो देखिए जो हमारा स्टमक था उसमें क्या प्रेजेंट था, HCl सिक्रिएट हो रहा था। तो स्टमक में मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम। क्यों, क्योंकि स्टमक की जो वॉल थी उसमें म्यूकस प्रेजेंट था, म्यूकस अटैच था। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो मीडियम है तो उसको क्या चाहिए, अल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम चाहिए, क्योंकि उस स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें म्यूकस प्रेजेंट नहीं है। अब अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं है और वहाँ पे HCl मतलब एसिडिक मीडियम वाला फूड चला जाएगा तो उससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कैसा मीडियम चाहिए, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का मीडियम होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए। लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्टमक से जो फूड निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच रहा है तो वो कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम कौन बनाएगा, लीवर एंड पेनक्रियाज। देखिए जो हमारा फूड है वो ओसोफेगस से स्मॉल स्टमक में गया, और स्टमक के बाद वो कहाँ पर जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये काफ़ी कॉइल दिख रही है आपको, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो किससे अटैच है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से। ये आपको जो दिख रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अभी जो हमारा स्टमक है उसका मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो उसको मीडियम कैसा चाहिए, बेसिक, मतलब अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम कैसा बनेगा, जब हमारी जो ग्लैंड्स है, जो लीवर है और जो पैनक्रियाज है, ये कुछ चीज़ सिक्रेट करेंगे जिससे कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम बन जाएगा। अब देखना है लीवर क्या चीज़ सिक्रेट करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स। लीवर जो है वो लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है वो किस चीज़ में स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। और बाइल इज रिलीज्ड इन द बाइल डक्ट, ट्यूब के थ्रू निकलता है। देखो जो बाइल जूस होता है वो किसके थ्रू निकलता है, बाइल डक्ट के थ्रू, और वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। द बाइल कंटेन नो एंजाइम, और बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन, जो पेप्सिन में, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, तो वैसे ही जो बाइल होता है उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बाइल जूस कन्वर्ट एसिडिक मीडियम टू एल्कलाइन मीडियम। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से कि जो हमारे स्टमक में मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम था, लेकिन जैसे ही वो एंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारे लीवर से एक जूस सिक्रेट हुआ जिसका नाम है बाइल जूस। उसने क्या किया, हमारा जो स्टमक का जो फूड है उसका मीडियम कैसा था, एसिडिक, और उसने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, एल्कलाइन मीडियम में, मतलब बेसिक मीडियम में उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद लीवर से सॉल्ट सिक्रेट होता है जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये दो सॉल्ट्स हैं जो क्या करते हैं, दी सॉल्ट्स ब्रिंग अबाउट एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फैट को एमल्सिफाई करने में। अब एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जो फैट के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जो लार्ज फैट होते हैं, जो फैट के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये क्या करेगा, उन फैट मॉलिक्यूल्स को, उन लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। तो जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, तो जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना, ठीक है, उसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, ये बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो कौन कौन है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है लीवर हमारा एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो लीवर होता है। और लीवर क्या चीज़ सिक्रेट करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स। बाइल जूस किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे जो एसिडिक मीडियम है उसको अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। और जो बाइल सॉल्ट्स होता है वो क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और वो कौन करवाते हैं, बाइल सॉल्ट्स। और बाइल सॉल्ट्स कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से। और किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू।
ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू। डक्ट किसको बोलते हैं? ट्यूब, ट्यूब के थ्रू सिक्रेट होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ लीवर का। तो देखना ये क्या है, हमारा लीवर है, एक ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये देखिए गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, ये पूरा लीवर है, और ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। अब जो लीवर से जो बाइल होता है वो सिक्रेट होगा, जब बाइल जूस होता है वो सिक्रेट होगा, तो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? इस बाइल गॉल ब्लैडर में सिक्रेट स्टोर हो जाता है। और किसके थ्रू? बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल जो है वो किस में स्टोर होता है? बाइल गॉल ब्लैडर में। ठीक है, फिर देखना है पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक डक्ट कम फ्रॉम द पेनक्रियाज। अब जो पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जो जूस होता है वो भी डक्ट में चलता है, ट्यूब में आता है। ठीक है, पेनक्रियाज इज एन इलोंगेटेड येलोविश ग्लैंड लेंग पैरेलल एंड टू एंड बेनीथ द स्टमक। देखो जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो ऐसे इलोंगेट टाइप का होता है, इस टाइप का, और येलोइश कलर का होता है, एक ग्लैंड होता है। जैसे लीवर भी हमारा एक ग्लैंड है और पेनक्रियाज भी हमारा ग्लैंड है, लेकिन जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में वो कौन है? लीवर है। तो देखिए जो लीवर है, जो पेनक्रियाज होता है वो एक येलोइश ग्लैंड है और वो हमारे स्टमक के पैरेलल होता है, बेनीथ द स्टमक। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको डायग्राम में। तो देखना ये हमारा क्या है? स्टमक है, और ये क्या है? पेनक्रियाज है। ठीक है, स्टमक से बिलो। द पेनक्रियाज इज बोथ एन एंडोक्राइन एंड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लेकिन जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मतलब वो हार्मोन भी सिक्रेट करता है और एंजाइम भी सिक्रेट करता है। अब वो कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? जो डक्ट में डक्ट होती है, जिस ग्लैंड में डक्ट होती है, और जो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? एंजाइम। देखो जो ग्लैंड हमारा एंजाइम सिक्रेट करता है और वो भी डक्ट में, ट्यूब में एंजाइम को सिक्रेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो एंजाइम डक्टलेस होता है, बिना ट्यूब के, और वो किस में वो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? हॉर्मोन्स। तो ऐसे ग्लैंड को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, जो ग्लैंड हमारा एंजाइम सिक्रेट करता है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो ग्लैंड हमारा हार्मोन को सिक्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसीलिए हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो क्या है? एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों है? क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो हार्मोन्स को भी सिक्रेट करेगा और एंजाइम्स को भी सिक्रेट करेगा। तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जैसे ओवरीज और फिर पेनक्रियाज वगैरह, लेकिन आपको अभी पेनक्रियाज के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन रीजन ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन। देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? हार्मोन्स। और वो कौन से हार्मोन्स है जो पेनक्रियाज सिक्रेट करता है? इंसुलिन, ठीक है, और ग्लूकागन। ठीक है, और पेनक्रियाज जो है वो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। और किस चीज़ में सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक डक्ट में। अब देखो जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो एंजाइम भी सिक्रेट करता है। ठीक है, एंजाइम क्या, कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करेगा? ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब जो ट्रिप्सिन क्या है? हमारा एक एंजाइम है, जैसे पेप्सिन, लास्ट में SIN आ रहा था, ट्रिप्सिन PSIN, और वैसे पेप्सिन में भी। तो पेप्सिन क्या चीज़ सिक्रेट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। तो वैसे ही जो ट्रिप्सिन होता है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा अमीनो एसिड में, जो बचा हुआ प्रोटीन है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज जैसे लिपिड, लिपिड किसको बोलता है? फैट को। तो ये किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा? फैट को इनटू फैटी एसिड। ठीक है, तो ये कहाँ से सिक्रेट होगा? देखो मैं बता रही हूँ, जब हमारा स्टमक से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया, तो स्टमक का जो फूड का जो मीडियम था वो एसिडिक मीडियम था, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले लीवर से क्या सिक्रेट हुआ? बाइल जूस सिक्रेट हुआ, जिसने जो फूड का जो मीडियम है उसको अल्कलाइन मीडियम बना दिया। और जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम सिक्रेट हुए, जैसे ट्रिप्सिन सिक्रेट हुआ, लाइपेज जो है वो सिक्रेट हुआ, और यहाँ से क्या सिक्रेट हुआ? और लीवर से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, मतलब जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, सॉल्ट्स ने सोडियम ग्लाइकोकुलेट एंड सोडियम टोरोकुलेट। तो देखिए अब ये मतलब ये सब क्या कहाँ पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ये सिक्रेट तो हो रहे हैं अपनी पेनक्रियाज से, मतलब ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं, लेकिन ये सिक्रेट कहाँ पर हो रहे हैं, इनका जो फंक्शन हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है अमीनो एसिड में, और जो लाइपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया। हेट्रोक्राइन किसको बोलते हैं, जो हार्मोन, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है पेनक्रियाज, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो एंजाइम सिक्रेट करता है। कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेस्ड इनटू न्यूमरस प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो ऐसे होती हैं इस तरीके से, तो ये क्या बनाती है, प्रोजेक्शन बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखो बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो हमारा फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो गया है, क्योंकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ में डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, कुछ स्टमक में डाइजेस्ट हो गया। जो हमारा प्रोटीन है वो कहाँ पर, स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, कि कुछ जो बचा हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कर दिया, देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ। फिर जो हमारा फैट है वो कहाँ पर डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमारा जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, तो वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो गया। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो गया। और देखो जो विलाई होती है वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, हमारे जो एरिया को इंक्रीज़ करती है फूड को एब्जर्व करने में, क्योंकि देखो कम्प्लीटली डाइजेशन हो गया। अब फूड को क्या करना है, एब्जर्व करना है, ठीक है, मतलब ब्लड में उसको पहुंचाना है। फूड जो हमारा है उसको ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू जाना है। तो ये क्या करता है, जो विलाई होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जर्प्शन हो जाए, ठीक है। फिर उससे जो हमारा लास्ट जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ शॉर्टर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लार्ज इंटेस्टाइन क्यों रखा, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो इस लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो विड्थ होती है वो वाइडर होती है, चौड़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी नैरो होती है, ठीक है। बस इसलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन रखा, उसका लार्ज इंटेस्टाइन रखा नाम। फिर देखना है इट लैक्स विलाय बट सिक्रेट म्यूकस। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें म्यूकस प्रेजेंट नहीं है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉलन अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कॉलम कॉल्ड रेक्टम। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्ज पार्ट होता है उसको कॉलन बोलते हैं, वो कितना सेंटीमीटर का होता है, 15 to 12 सेंटीमीटर, और वर्टिकल कॉलम होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टिवली एज फेसिस इन द रेक्टम। देखो जो हमारा अब अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि जो कम्प्लीटली डाइजेशन हो गया वो कहाँ पर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा फूड एंटर करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में। द रेक्टल वॉल मेनली एब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा रेक्टल की जो वॉल होंगी वो क्या करेंगे, जो भी हमारे फूड में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर है तो वो कौन एब्जर्व करेगा, रेक्टल की जो वॉल होती है वो एब्जर्व करेगी वाटर को। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज़ एब्जर्व होती है, तो आपको लिखना है, ये याद रखना है कि वाटर को एब्जर्व करती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। द fecal matter is ejected out through anal opening एनस। देखो जो फिर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इजेक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय द एक्टिविटी ऑफ एनल स्पिंक्टर सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद एसिमिलेशन। अब जो हमारा डाइजेशन हो गया वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो गया। सबसे जो स्टार्टिंग वाला जो ऑर्गन है जहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है वो है बकल कैविटी, और जो कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वाटर जो है वो कहाँ पर कम्प्लीटली एब्जर्व हो जाता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया अब उसका यूटिलाइजेशन करना है, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। द एब्जर्व फूड गोज इन टू द ब्लड एंड मूव्स अलॉन्ग विद द ब्लड स्ट्रीम। देखो जब जो हमारा फूड एब्जर्व हो गया विलाई के थ्रू,
ठीक है। तो वो कहाँ पर जाएगा, अब ब्लड में जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। दिस फूड रीच टू सेल वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड। अब जो फूड है वो ब्लड के थ्रू वो हर एक सेल्स में पहुंच जाएगा, और वहाँ पे सेल्स में फिर उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन हो गया। तो एसिमिलेशन उसी को बोलते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी लेना, उसका यूटिलाइजेशन करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मैं अभी आपको विलाई की डायग्राम दिखाती हूँ कि विलाई में कैसे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है किस चीज़ की बनी होती है, आपने 9th में भी पढ़ा है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, इससे बनी होती है जो उसकी वॉल होती है। और इसमें क्या होती है, देखो काफ़ी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, काफ़ी नेटवर्क है। तो जैसे ही यहाँ पे जो फूड है वो एब्जर्व हो गया, तो जो एब्जर्व फूड है, ये जो विलाई होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, कि जिससे कि यहाँ से भी और यहाँ से भी सब जगह से वो क्या हो जाए, फूड एब्जर्व हो जाए। और वो जो एब्जर्व फूड है वो किस में जाएगा, फिर ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, और उससे फिर उसका जो यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखिए डेंटल कैरीज और टूथ डिके, जैसे कि हमारे जो दांत वगैरह वो ख़राब हो जाना। सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल एंड डेंटिन फॉर्मिंग कैविटी दैट रीच द पल्प। देखो जो हमारा इनामल होता है या डेंटिन होता है, वो क्या होती है, कैविटी जो है वो पल्प तक पहुंच जाना। द टूथ डिके बिगिन व्हेन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स ग्रो ऑन द फूड पार्टिकल्स। देखो हमारा जो टूथ है वो कैसे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जब एक जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, वो क्या करता है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने खाना खाया और हमारे जो दांत हैं उनमें कुछ फूड पार्टिकल्स जो है वो रह गया है, तो जो वो बैक्टीरिया है वो उस फूड पार्टिकल्स पर क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, स्पेशली शुगर स्टिकिंग टू द टीथ एंड प्रोड्यूस एसिड। देखो ज़्यादातर अगर हम कुछ भी शुगर वगैरह लेंगे, ठीक है, तो उससे जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे ग्रो हो जाएगा, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, और उससे जो हमारे टूथ है वो डिके हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि वो कैसे करता है। देखिए जो हमारे टूथ है उसका जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको एनामल बोलते हैं, फिर डेंटिन बोलते हैं, फिर पल्प होता है। तो सबसे पहले जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो इन सबको क्या करता है, डिके करता है, ठीक है। इससे हमारे जो टूथ हैं वो डिके हो जाते हैं। और जो देखो मैंने आपको बताया था ये हमारे 4 टाइप्स के टीथ हैं। इंसिजर जो हमारा फ्रंट टीथ है, कैनाइन्स जो हमारा पॉइंटेड टीथ है, मोलर, ये मोलर जो सबसे लास्ट वाला होता है, और प्री मोलर कैनाइन्स के बाद में होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।